लूसेंट साइंस सुपर फास्ट रिवीजन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किए और उसमें अगर ये जानते हैं आप लोग कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा अगर है तो उसमें साइंस में सबसे ज़्यादा कोई पोर्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। इसीलिए बायोलॉजी का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके एक ही वीडियो में हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हिस्टोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो एपिथेलियमी ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर को गर्म रखने के लिए वसामय ऊतक उत्तरदायी होंगे। 5 नंबर कहता है सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो सेबेसियस ग्रंथियाँ स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाई जाएंगी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तलवा में होंगी। नीचे वाला लाइक्रामल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो लाइक्रामल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं या आंसू स्रावित करेंगी। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाता है, इसी कारण ये होता है। अच्छा 9 नंबर देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होंगी तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होगा संवेदनाओं का चलन। 12 नंबर क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगी। ऊँट के कुबड़ में क्या होता है। तो ऊँट के कुबड़ में वसा में उत्तक होता है, वसा संचित होता है उसमें। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होगा। तो वसा उत्तक के कारण होगा। निम्नलिखित से कौन उत्तक का उदाहरण है। तो रक्त उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी संबंधित है तब यहाँ हो जाएगा हाँ सी हो जाएगा। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में जो होता है, जो ये विधि है, इसको बायोप्सी कहते हैं। जैसे परीक्षण के लिए शरीर से ऊतक लिया जाता है, उसको फिर लेबोरेटरी में परीक्षण करना होता है, तो ये प्रक्रिया होता है ना जो बायोप्सी कहलाता है। 17 नंबर, मास्ट कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएँ पाई जाएंगी संयोजी ऊतक में पाई जाएंगी। अच्छा हाइबर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों के अस्थियों में पाया जाएगा। स्तन के अस्थि में पाया जाएगा हाइबर्सियन तंत्र। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाला ये प्लूरा कहलाएगा। दांत मूल रूप से बने होते हैं। तो दांत मूल रूप से बने होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेंटाइन का हो जाएगा। दांत का शिखर किसका, हाँ शिखर कह रहा था एनामेल का। और शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछे तो दांत का यही एनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है। अच्छा और दांत किसका बना होते हैं कहेगा तो डेंटाइन के बने होते हैं। अच्छा 20 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 20 नंबर कहता है नाभि रज्जु है। तो नाभि रज्जु है तो नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है, नाभि रज्जु इसको बोलते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो किसी जीवित देह के भीतर अगर कोशिका अगर मर जाता है, कोशिका या ऊतक मर जाता है तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग आनुवांशिकी करेंगे। जंतु तक खत्म हो गया, अब आनुवांशिकी है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। आनुवांशिकता के जनक, तो आनुवांशिकता के जनक कहलाएंगे मेंडल को बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, आनुवांशिक इकाइयाँ जीन हो जाएंगी। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित कहाँ होते हैं, गुणसूत्र में होती हैं। 4 नंबर देखते हैं। जीन है, जीन क्या है भाई। तो जीन तो हो जाएगा क्रोमोसोम का एक भाग हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रयोगशाला में कहेगा तो हरगोविंद खुराना जी थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था वीडल एवं टेटम ने। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन को व्यक्त किया जा सकता है तो आनुवांशिकता की इकाई के रूप में भी, डीएनए के एक भाग के रूप में भी, उत्परिवर्तन के इकाई के रूप में भी, मतलब इसमें से सही हो जाएगा। जीन का वर्तमान नाम देने वाले कौन वैज्ञानिक थे। तो वर्तमान नाम जो जीन है उनको देने वाले वैज्ञानिक थे
ग्रेगर जॉन मंडल जोहानसन थे। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, तो कोशिका में पाया जाता है डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? तो प्रयोगशाला में तो खुराना जी किए थे इंडिया के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन एवं क्रिक। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होती हैं? तो माता पिता के गुण उनके संतानों में हस्तांतरित होंगी गुणसूत्र द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती? तो आनुवंशिकता विभिन्नता, हाँ ये सही है। आनुवंशिकता में विभिन्नताएं पाई जाएंगी तो एक समान नहीं होंगी। वातावरण की विभिन्नताएं, हाँ दोनों है, ये भी होगा क्योंकि वातावरण में विभिन्नताएं होंगी, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब इनमें से दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, द्विगुणित कह रहा है, द्विगुणित बोलेगा तो 23 हो जाएगा, अगर टोटल कहेगा तो 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा क्योंकि द्विगुणित कह रहा है। लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा कब होगा? जब बच्चे में एक्स बाई गुणसूत्र हो, तब लड़का होगा ना। एक्स बाई गुणसूत्र हो तो लड़का, अगर एक्स हो तो लड़की। ठीक है, अच्छा। अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की टोटल संख्या होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स बाई का। देखिए ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, तो मेल का गुणसूत्र होता है, तो मेल का होता है एक्स और बाई, और फीमेल का होता है एक्स और एक्स। तो मान लीजिए कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आप लोग जानते हैं, तो इसमें से अगर एक्स आया और इसमें से फीमेल में से जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा। अच्छा, तो एक्स एक्स मिलके ये फिर जो संतान बनेंगी वो फीमेल होंगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अगर बाई आया, अगर मेल से बाई आया इस बार, क्योंकि अश्रुति विभाजन हो रहा है, और यहाँ से जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा, तो एक्स बाई आ गया, तो एक्स बाई मिल गया, तो ये जब भी संतान उत्पन्न होगा ये नर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम, तब पिता का हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 19 नंबर देखिए, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अच्छा, तो ऑटोसोम की संख्या कह रहा है यहाँ पे, तो ऑटोसोम की संख्या यहाँ पे 22 जोड़ी होंगी, और 23वां जोड़ा होता है लिंग निर्धारण करता है, जानते हैं आप लोग। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो बालक का जन्म होगा तब पुरुष का एक्स हुब्बे नहीं करता है, पुरुष का एक्स भी नहीं होगा। सी देखिए, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स यही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में कह रहा है पुरुष का एक्स, तो पुरुष के पास तो एक्स हुब्बे नहीं करता है। हाँ सॉरी, पुरुष का एक्स अगर आएगा तो महिला के भी एक्स आएगा, तो फिर तो फीमेल ही होंगी, और स्त्री के पास वाई तो होता नहीं है, यानी ए भी गलत, बी भी गलत, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन एक लिंगी सहलग्न रोग है? एक लिंगी सहलग्न रोग है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्णांधता। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, तो लाल हरा जो वर्णांधता होता है उसका होने का कारण सबसे बड़ा है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया आ गया, कि हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया में क्या होता है भाई? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है, तो लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है आरबी कोची उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोनोपिया के रूप में भी जाना जाता है, और ड्यूटेरानोपिया इसका भी जाना जाता है, तो दोनों के रूप में जाना जाता है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान क्या होगा? जैसे अगर लड़का अगर वर्णांध है, अंधा है मतलब, और एक अंधा पुरुष के बेटी से अगर उसका शादी हुआ है, तो कह रहा है कि संतानों में क्या होगा? तो संतानों में उसका आधे पुत्र वर्णांध होंगे, उसके आधे पुत्र वर्णांध होंगे, मतलब 50% पुत्र वर्णांध होंगे उसके। ठीक है, अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक वर्णांध पुरुष वह सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है क्या है? चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर एक वर्णांध पुरुष है यहाँ पे और महिला सामान्य है,
ठीक है। तो संतानों में पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना कितना रहेगा? तो ये रहेगा कभी ये परसेंटेज में 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर पुरुष वर्णांत है या महिला अगर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समान है, तो पुत्र जरूरी नहीं है कि वर्णांत हो, मतलब 0% संभावना होता है कि वर्णांत होगा पुत्र। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए तकनीक का नाम है DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। अच्छा, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द बनाया था W.H. जोहानसन, ठीक है। जीन शब्द बनाया था जोहानसन, ये शब्द दिए थे जीन। अच्छा, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णांता वाला अगर व्यक्ति होगा उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो कह रहा है कि यहाँ पे उसको लाल हरा दिखाई देगा अगर वर्णांता है तो, ठीक है। एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। देखिए समझिएगा, एक वर्णांत पुरुष है, एक समान महिला से विवाह करता है, तो वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके क्या चीज में? पुत्रों में कि पुत्रियों में कि पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में? तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे कि एक वर्णांत पुरुष था, एक समान महिला थी, तो वहाँ पे पुत्र में कोई दिक्कत उसका पुत्र में नहीं होगा, तो 0% संभावना था। लेकिन यहाँ पे यही कंडीशन है, तो यहाँ पे पुत्रियों के पुत्र जो होगा वहाँ पे उसमें वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति आनुवांशिक है? तो कौन से व्याधि आनुवांशिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हेमोफीलिया। ये हेमोफीलिया होता है जो आनुवांशिक होता है। अच्छा, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं इस पे हम लोग। एक महिला वर्णांध है, ठीक है। एक महिला है जो वर्णांध है, पर उसका पति वर्णांध नहीं है, मतलब पति समान है, यहाँ पे महिला वर्णांध है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है। तो दोनों संतान वर्णांतता से ग्रस्त हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है, ऐसा भी कोई संभावना निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महिला वर्णांध है। इसलिए दोनों संतान वर्णांध नहीं है, ये भी संभावना नहीं है कि दोनों संतान वर्णांध नहीं है, वर्णांध हो सकता है, 100% नहीं कहा जा सकता कि वर्णांध नहीं है। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है, हाँ यहाँ पे यही होगा, क्योंकि महिला अगर वर्णांध है तो पुत्र के वर्णांध होने की संभावना रहेगा। लेकिन अगर उल्टी होता, अगर पुरुष वर्णांध होता तो पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 0% हो जाता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आनुवांशिकता खत्म हो गया। आनुवांशिकता के बाद अगला टॉपिक हम लोग करेंगे उद्विकास। चलिए उद्विकास में हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन कहता है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को समझाया था न्यूटन ने, सबसे पहले समझाया था जैव विकास को, ठीक है। सॉरी, न्यूटन कैसे आ जाएगा, लैमार्क आ जाएगा, सॉरी। जैव विकास को तो लैमार्क नहीं समझाया था सबसे पहले। अच्छा, दूसरा नंबर देखते हैं। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अच्छा, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लैमार्क ने। अच्छा, युगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? युगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन होता है ना, उसका सिद्धांत यही समझाते हैं डी ब्रिज। समरूप अंग होते हैं तो कार्य में समान होंगे, समरूप अंग होंगे तो कार्य में समान ही होंगे, कि जैसे हाथ, तो दोनों हाथ का एक ही काम हो जाएगा। पैर मतलब समरूप अंग हो गए, इस प्रकार से कह रहा था, कार्य में समान होंगे। अच्छा, समजात अंग होते हैं, यहाँ पे है समजात अंग होते हैं। समजात अंग होते हैं वो रचना में भी समान होगा, लगभग दोनों की एक ही बात है।
अच्छा 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर कहता है कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा जीवन संघर्ष इससे संबंधित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोगी नहीं बताए थे, ऐसा कुछ नहीं कहे थे। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। आगे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपसेसी अंग नहीं है? तब मनुष्य में अपसेसी अंग कौन नहीं है? तो सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं, सामने वाला जो चपटा दांत है वो अपसेसी अंग नहीं है। निकटेटिंग पर्दा भी अपसेसी अंग होता है। करनाव मांसपेशियाँ बर्मीफॉर्म एपिडेमिक्स ये सब है जो अपसेसी अंग है, लेकिन सामने वाला चपटे दांत होता है वो अपसेसी अंग नहीं होते हैं। ऑप्शन के अनुसार आंसर यही हो जाएगा। अच्छा 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या था कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो डीब्रिज ने किया था। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उसके मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, ये क्या कहलाता है? तो ये समझात अंग कहलाएगा। अच्छा जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो ये हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। ठीक है 15 नंबर देखिए, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति सब जल में हुआ था सबसे पहले, और लाइकेन आया था सबसे पहले, लाइकेन कह रहे शैवाल आया था सबसे पहले, मतलब जल में। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इस सब चारों में कह रहा है स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे एकदम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अच्छा विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी हो जाएगा बंदर। अब मनुष्य के अवशेषी अंग इसमें से कौन सा हो जाएंगे? अवशेषी अंग की बात कर रहा है तो कर्ण पहला पेंसिया, पीछे में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में अभी। अच्छा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ऑक्टोपस डॉल्फिन शार्क नहीं, पेंगोलिन कच्छप बाज, हाँ ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि एक ही अनुक्रम में भी नहीं है। सालामेंडर अजगर कंगारू, हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज इतना ही। कल हम लोग करेंगे इसके आगे का जंतु विज्ञान का वर्गीकरण कल करेंगे, और न तो आज ही देखते हैं, शाम तक अगर वीडियो अगर बन जाता है तो अपलोड कर दिया जाएगा इसका। ठीक है तो अगर सेशन अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं इससे। ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद।